अब हम देखते हैं कि हम CSS के थ्रू हम किस तरह से इसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम दोबारा से फाइल में जाते हैं और CSS ओपन करते हैं। अब अगर हमें यहाँ पर टेक्स्ट का साइज़ चेंज करना है, सपोज़ मैं दूसरे टेक्स्ट का साइज़ यहाँ पर छोटा कर देती हूँ और ये दे देती हूँ 9 पिक्स, और ऊपर वाले टेक्स्ट का साइज़ मैं दे देती हूँ 30 px। अब हम फाइल में जाकर इसे सेव कर देते हैं और अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसमें चेंजेस देख सकते हैं। तो उसके लिए हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं किस तरह से CSS में चेंजेस करते ही यह फाइल भी चेंज हो गई है। पहला टेक्स्ट दिस इज टेक्स्ट 1 स्मॉल साइज था जो कि अब 30 px ले चुका है, और दूसरा टेक्स्ट जो कि बड़ा था यहाँ पर अब छोटा हो गया है। तो इस तरह से हम सिर्फ CSS में चेंज करके विदाउट HTML फाइल में कोई चेंज किए हम HTML फाइल में चेंजेस कर सकते हैं, जो कि हमारे टाइम की बचत करता है और बहुत आसानी से कोई भी चेंजेस करने की फैसिलिटी देता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम CSS का यूज़ HTML पेज के लिए और किस तरह कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और उसके बाद हम ऑल प्रोग्राम्स पर जाएंगे, और अब यहाँ से हम ड्रीमवीवर ओपन करते हैं जो कि काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने ड्रीमवीवर ओपन हो चुका है। हमने इसमें से HTML पेज चूज़ कर लिया है और इसे अब हम फाइल में जाकर सेव कर देते हैं। मैं इसे फाइल नेम देती हूँ hyper.html। अब मैं इसे सेव कर देती हूँ। एक और फाइल हम लेते हैं जो कि CSS फाइल होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने CSS फाइल भी क्रिएट कर ली है और इसे भी अब हम फाइल में जाकर सेव कर देते हैं। सपोज़ मैं इसे नाम देती हूँ hyper.css। अब इसे सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद अब हम इसकी कोडिंग करेंगे। अब मैं इसे देती हूँ बॉडी 200। तो इस टिप की हाइट मैंने दे दी 200 पिक्स और इसके बाद मैं इसकी विड्थ डिफाइन कर देती हूँ और डिव की विड्थ मैंने दे दी है 100 px। इसके बाद अब हम इसका बैकग्राउंड दे देते हैं। सपोज़ मैं इसमें बैकग्राउंड में कोई इमेज इंसर्ट कर देती हूँ और बैकग्राउंड इमेज लेते ही इसमें ब्राउज़ का ऑप्शन मिलता है जहाँ से हम कोई भी इमेज चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं कोई भी इमेज ले लेती हूँ और आपने देखा कि मैंने यहाँ से इमेज चूज़ कर ली है। और इसके बाद हम फ़ॉन्ट लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली सपोज़ मैं एरियल लेती हूँ। अब यहाँ पर हम फ़ॉन्ट साइज़ ले लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ सपोज़ मेरा है 36 और मैं फ़ॉन्ट वेट लेती हूँ। अब मैं फ़ॉन्ट का कलर डिफ़ाइन कर देती हूँ कलर से, और कलर सपोज़ मैं देती हूँ इसमें ब्लैक। जैसा कि आपने देखा मैंने इसे कलर दे दिया है ब्लैक और इसमें हम दे देते हैं बॉर्डर। अब इसे क्लोज़ कर देते हैं। इतना सब करने के बाद आपने देखा कि हम डिव टैग से पहले डॉट लगाते हैं। छोटी सी मिस्टेक भी इसमें बहुत कुछ गलत कर सकती है। अब हम इसे फाइल में जाके सेव कर देते हैं और इसे सेव करने के बाद हम यहाँ HTML फाइल में आते हैं। इसमें हम डिव स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पहली डिव स्टार्ट की और इसमें एक क्लास डिफाइन कर दी है।
आप देख रहे हैं इसमें अभी कोई भी स्टाइल शीट अटैच नहीं है, इसमें कोई भी CSS अटैच नहीं है। तो उसके लिए हम सेलेक्ट करते हैं अटैच स्टाइल शीट। इस पर क्लिक करते ही ये आपको ब्राउज़ करने के लिए ऑप्शन देता है। अब आप यहाँ से हाइपर यानी जो आपकी CSS वाली फाइल है ले सकते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही आपके पास div आ चुकी है और इसे अब हम चूज़ कर लेते हैं। अब इसे चूज़ करने के बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं हम किस तरह से यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लगाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसमें हम कुछ भी टाइप कर देते हैं। जैसे मैं टाइप करती हूँ दिस इज़ div with img एंड टेक्स्ट, और इसके साथ हम पैराग्राफ टैग क्लोज कर देते हैं और उसके बाद div टैग भी क्लोज कर देते हैं। और इसके बाद हम कोई और div भी अगर हम इसमें ऐड करना चाहते हैं तो हम उसे दे सकते हैं। सपोज़ मैं दूसरी div देती हूँ हाइट प्रोग्राम से और इसमें मैं लेती हूँ हाइट। इसकी हाइट हम देते हैं 100 पिक्स और इसकी विड्थ दे देते हैं 200। अब हम इसमें भी बैकग्राउंड इमेज डालते हैं। सपोज़ मैंने इसमें बैकग्राउंड इमेज ले ली है। अब हमारी बैकग्राउंड इमेज सेट हो चुकी है और इसमें हम फॉन्ट लेते हैं, फॉन्ट फैमिली। सपोज़ मैं वर्दाना ले लेती हूँ और इसके साथ ही हम फॉन्ट का साइज़ भी डिफाइन कर देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फॉन्ट साइज़ सपोज़ मैं इसे दे देती हूँ 16 और इसके बाद इसमें हम फॉन्ट वेट देते हैं। फॉन्ट का वेट मैं नॉर्मल रख देती हूँ, जो कि पहले टेक्स्ट में बोल्ड है। अब इसके बाद मैं कलर ले लेती हूँ। सपोज़ मैं इसका कलर लेती हूँ ब्लू। अब हम आते हैं इसके बॉर्डर पे, जैसे कि आप देख रहे हैं। बॉर्डर में इसे दे देती हूँ डैश्ड। तो इसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं और फाइल में जाकर इसे सेव कर देते हैं। तो अब आपकी CSS फाइल सेव हो चुकी है और अब हम दोबारा से आते हैं अपनी HTML फाइल में और स्टार्ट करेंगे नए div के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने चूज़ किया div और इसमें मैं ले लेती हूँ क्लास। अब हम इसमें हाइट 2 लेते हैं। अब हम इसमें पैराग्राफ टैग ले लेते हैं और इसमें टाइप करते हैं दिस इज़ हाइट 2 विद स्मॉल फॉन्ट और इसके साथ ही हम पैराग्राफ टैग भी क्लोज कर देते हैं और इसके बाद div क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद हम फाइल में जाकर HTML फाइल को सेव कर देते हैं। तो चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए हम अपनी फ़ाइल को वेब ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वेब ब्राउज़र में हमारी जो फ़ाइल है वो आ चुकी है और आप देख रहे हैं कि हमारा टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा साइज़ है तो वह प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो दोबारा से हम इसमें करेक्शन करके देखते हैं। जैसा कि आपको पता है हम CSS फाइल में करेक्शन करके ही इसे डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 36 काफ़ी ज़्यादा बड़ा फॉन्ट हो चुका है और अब हम इसे देते हैं 18 px ताकि फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा हो जाए, टेक्स्ट छोटा हो जाए। और 18 px हम इसका ले लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़ और अब हम इसे सेव कर देते हैं फाइल में जाकर। इसे सेव करने के बाद हम फाइल को ओपन करते हैं और अब जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने 2 div है जिसमें एक की हाइट और विड्थ 100 by 200 है और दूसरे की 200 by 100 है। तो इस तरह से आपने देखा जो हमारा फ़ॉन्ट है वो पहले में बोल्ड है और दूसरे में नॉर्मल है और वही जो बैकग्राउंड में इमेज हमने सेट की थी वो इमेजेस आपको यहाँ दिख रही हैं। तो
इस तरह से हम अपने डिव को साइज, बैकग्राउंड, कलर आदि दे सकते हैं और किस तरह से हम CSS में चेंजेस करके HTML फाइल में ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और इससे हमारा टाइम भी बचता है। और आप यहाँ पर बॉर्डर भी देख सकते हैं जिसमें पहले में डॉटेड और दूसरे में डैश्ड है। तो इस तरह से हम CSS का यूज़ करके डिव को अरेंज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट HTML पेजेस के साथ वर्क करती है और डेवलपर्स द्वारा इसका यूज इंटरैक्टिव फंक्शंस ऐड करने और डायनामिक पेज क्रिएट करने में किया जाता है। आइए देखते हैं HTML पेजेस में जावास्क्रिप्ट कोड कैसे डिफाइन किए जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से जावास्क्रिप्ट का प्रयोग HTML में कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले नोटपैड ओपन करते हैं और इसमें हम कोडिंग देते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले HTML टैग देते हैं, उसके बाद हेड टैग हम देते हैं और उसके बाद हम टाइटल टैग देकर उसे बाद में क्लोज करते हैं। बॉडी में हम बॉडी कलर देते हैं वाइट और टेक्स्ट कलर हम देते हैं ब्लैक। अब हम हेडिंग देते हैं और उसके बाद हम स्क्रिप्ट लैंग्वेज देते हैं जावास्क्रिप्ट। इसी के अंदर हम एक नोट डालते हैं, वेलकम टू APLL। अब हम स्क्रिप्ट को क्लोज कर देते हैं और उसके बाद हम बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं और एंड में हम HTML टैग को भी क्लोज कर देते हैं। अब हम इसे फाइल मेन्यू में जाकर सेव कर देते हैं और जो भी हम डायरेक्टरी लोकेशन इसको देना चाहते हैं वो दे देते हैं। हम इसे डेस्कटॉप पर सेव करते हैं और अब हम इसे सेव कर देते हैं। अब हम अपनी फाइल का आउटपुट देखने के लिए फाइल पर डबल क्लिक करके उसे ओपन करते हैं तो यह वेब ब्राउजर में ओपन हो जाती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पर टेक्स्ट या कोई मैसेज या फिर कंटेंट हमने यहाँ पर लिख दिया है। जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन। अब मैं आपको जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन के बारे में बताऊंगी। जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन एक प्रोसेस है जो ये चेक करने के लिए यूज की जाती है कि यूजर द्वारा फिल फॉर्म सर्वर पर भेजने से पहले सही है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर फॉर्म में यूजर को अपना ईमेल एड्रेस फिल करने के लिए कोई बॉक्स है तो आप अपने फॉर्म हैंडलर से चाह सकते हैं कि वो चेक करें इंफॉर्मेशन सही है या नहीं। आइए करके देखते हैं कैसे। तो आइए अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम वैलिडेशन किस तरह क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले नोटपैड में कोडिंग टाइप करते हैं। तो हमने टाइटल दिया है इसको वैलिडेशन और स्क्रिप्ट टाइप दिया है जावास्क्रिप्ट और इसी के साथ हमने इफ कंडीशन इसमें लगाई है। उसके बाद कंडीशन क्लोज करेंगे। इसमें हम वैलिडेट कर सकते हैं कि अगर नेम का बॉक्स फिल ना हो तो मैसेज आएगा प्लीज फिल योर नेम और यूजर इसके बिना इसे सबमिट नहीं कर सकता। तो इस तरह वैलिडिटी हम इसमें लगा देते हैं और नीचे हम यहाँ पर देते हैं फॉर्म नेम। उसके बाद हम इसमें एक सबमिट बटन बनाते हैं। उसके बाद हम एक हेडिंग देते हैं प्लीज एंटर योर नेम। उसके बाद हम टेक्स्ट को इनपुट टाइप बना देते हैं। उसके बाद हम इसमें सबमिट बटन बताते हैं और उसके बाद हम फॉर्म को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम बॉडी टैग को क्लोज करते हैं और एंड में हम HTML टैग को क्लोज कर देते हैं। अब हम इसे फाइल मेन्यू में जाकर सेव कर देते हैं और इसे कोई भी लोकेशन आप दे सकते हैं और फाइल नेम हम इसे देते हैं वैलिडेशन और अब इसे हम सेव कर देते हैं। तो आइए अब हम इसका आउटपुट वेब ब्राउजर में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक हेडिंग है प्लीज एंटर योर नेम
उसके बाद एक बॉक्स है जहां पर आप अपना नाम टाइप कर सकते हैं और उसके बाद एक बटन दिया गया है सेंड डिटेल्स का। तो इस प्रकार आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेशन का प्रयोग कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स एक तरह के सिंबल होते हैं जो कंप्यूटर को किसी भी डाटा या वेरिएबल पर मैथमेटिकली या लॉजिकली कंडीशन अप्लाई करने के लिए बताते हैं। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से जावास्क्रिप्ट में अलर्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे जाते हैं और यहाँ से हम नोटपैड ओपन करते हैं। नोटपैड ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है। इसमें हम स्क्रिप्टिंग करेंगे अलर्ट बॉक्स के लिए। अब हम इसमें जो सबसे पहले टैग लगाते हैं वो होते हैं HTML टैग और हेड टैग। अब हेड टैग के अंदर ही हम कोडिंग करेंगे और हेड टैग के अंदर ही हम स्क्रिप्टिंग का यूज़ करेंगे। अब हमने हेड टैग के अंदर स्क्रिप्टिंग टाइप कर दी है, जावास्क्रिप्ट, जो कि हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब हम इसमें एक फंक्शन लगाते हैं अलर्ट बॉक्स के लिए और इस फंक्शन के द्वारा ही हम अलर्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक मैसेज भी टाइप कर दिया है जो है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्क्रिप्टिंग। तो इस तरह से हमने एक अलर्ट बॉक्स बनाया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अलर्ट बॉक्स के लिए स्क्रिप्टिंग दी और उसमें जो मैसेज आएगा वो होगा वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्क्रिप्टिंग। इसके बाद हम ब्रैकेट्स क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद हम स्क्रिप्टिंग भी क्लोज कर देते हैं और हेड टैग भी क्लोज कर देते हैं। हेड टैग क्लोज करने के बाद अब हम इसमें बॉडी टैग लगाते हैं। तो यहाँ से बॉडी टैग हम स्टार्ट कर देते हैं। बॉडी टैग के अंदर हम बटन टाइप देते हैं इनपुट और ऑन क्लिक में हम अलर्ट बॉक्स यहाँ पर देते हैं जिसकी वैल्यू हम डिस्प्ले कराते हैं। इस तरह से हम इसे इस फॉर्म के अंदर देते हैं और अब हम इस फॉर्म को क्लोज कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने फॉर्म क्लोज कर दिया। अब फॉर्म क्लोज करने के बाद हम बॉडी टैग और लास्ट में HTML टैग भी क्लोज कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं हमने बॉडी टैग और HTML टैग क्लोज कर दिया है। तो अब हमारा प्रोग्राम रन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके बाद हम ऊपर फाइल मेन्यू में जाते हैं, फाइल को सेव करते हैं। अब हम अपने फाइल को जिस भी लोकेशन में सेव करना चाहें उस लोकेशन पर सेव कर देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया डेस्कटॉप। और इस फाइल को हम कोई भी नाम दे देते हैं। सपोज मैं इसे नाम देती हूँ java.html। अब हम इसे सेव कर देते हैं। तो अब हम इसे सेव करने के बाद उस फाइल पर जाते हैं और उस फाइल पर डबल क्लिक करके उसे वेब ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि वेब ब्राउज़र ओपन हो गया है। वेब ब्राउज़र ओपन होते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डिस्प्ले का बटन बन चुका है जिस पर क्लिक करते ही आपके सामने अलर्ट बॉक्स आएगा और उसमें मैसेज होगा वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्क्रिप्टिंग। और साथ ही में आप यहाँ पर देख सकते हैं ओके का बटन। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में अलर्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि यूज़र के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि XML में काम कैसे किया जाता है। XML में काम करने के लिए हम सबसे पहले नोटपैड ओपन करते हैं। तो नोटपैड ओपन होने के बाद हम सबसे पहले इसमें XML का वर्जन देते हैं और
उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल टैग से और इसमें इसका डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। उसके बाद हम एक ट्रायंगल टैग लेते हैं, इसमें भी इसका डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। अब हम ट्रायंगल टैग क्लोज करते हैं और ये सब करने के बाद हम फाइल में जाकर इसे सेव ऑप्शन से सेव कर देते हैं। तो आइए अब इसका आउटपुट दें और इसे हम डायरेक्टरी नेम दे देते हैं डेस्कटॉप और फाइल नेम हम देते हैं आवर डॉट इसका एक्सटेंशन जो कि है XML, तो हम यहाँ पर .xml देते हैं और सेव पर जाकर इसे सेव कर देते हैं। अब इसका प्रीव्यू देखने के लिए चलते हैं डेस्कटॉप पर। अब हम इस फोल्डर को ओपन करते हैं और इसमें फाइल को ओपन करके उसे वेब ब्राउज़र में, अब फाइल पर डबल क्लिक करके उसे वेब ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके पास रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल है, तो इस तरह से XML के अंदर ब्रांचेस बनाई जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी फाइल में एरर आ जाते हैं, वह एरर हमारी मिस्टेक्स की वजह से आते हैं। तो इस तरह से हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से एरर शो करता है। चलिए हम इसमें इस टैग को क्लोज नहीं करते हैं और इसे सेव कर देते हैं। तो अब डेस्कटॉप पर जाकर हमारी फाइल को वेब ब्राउज़र में ओपन करके इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब आप जब ओपन करेंगे वेब ब्राउज़र तो आपको दिखेगा यहाँ पर एरर बोल्ड लेटर्स में शो हो रहा है, जिसकी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर दी गई है। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि आपने कोडिंग में मिस्टेक की है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से CSS फाइल का यूज XML में कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले नोटपैड में कोडिंग टाइप करते हैं और इसी में हम href देते हैं। ये वो CSS फाइल है जिसमें हमने टेक्स्ट आदि को डिफाइन किया था। अब इसके बाद हमने शेप्स में रेक्टेंगल, ट्रायंगल और पेंटागन टैग ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम शेप्स क्लोज कर देते हैं। अब इस फाइल को हम फाइल मेन्यू में जाकर सेव ऑप्शन द्वारा सेव कर देते हैं। तो इसे हम डायरेक्टरी लोकेशन दे देते हैं डेस्कटॉप और इसे फाइल नेम देते हैं our xml.xml और फिर इसे सेव पर जाकर सेव कर देते हैं। अब हम एक और फाइल इसी के अंदर टाइप करते हैं जो कि हमारी CSS फाइल होगी। तो चलिए इसके लिए हम ये सारी कोडिंग हटा देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर नई कोडिंग टाइप करनी है, तो हमने इसे हटा दिया। अब हम इसमें फॉन्ट साइज या बैकग्राउंड कलर डालते हैं। उसके बाद हम रेक्टेंगल लेते हैं और उसमें मार्जिन 10 पिक्सेल्स डालते हैं और डिस्प्लेस का डालते हैं ब्लॉक। अब हम फॉन्ट वेट इसमें डालते हैं जो कि बोल्ड होगा। अब हम ट्रायंगल लेते हैं और मार्जिन इसमें डालते हैं 20 पिक्सेल्स। अब हम इसे सेव करने के लिए फाइल मेन्यू में जाकर सेव एज का ऑप्शन चूज करते हैं और इसे फाइल नेम देकर सेव कर देते हैं। फाइल पर डबल क्लिक करके उसे ओपन करते हैं तो यह वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाती है। अब आप इसमें अपनी फाइल का आउटपुट देख सकते हैं। जैसे जैसे आपने टेक्स्ट को कलर दिया था, फॉन्ट दिया था और उन्हें जो भी आपने बैकग्राउंड कलर दिया था वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस प्रकार आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं।
तो आइए अब हम देखते हैं कि हम XML का प्रयोग किस तरह HTML में कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले नोटपैड ओपन करेंगे और हम यहाँ पर अपनी कोडिंग टाइप करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका वर्जन यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद हम टैग देने स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर नीचे बारी बारी से डिटेल्स डाल दी है। इसके बाद हम कैटलॉग टैग को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं और इसके बाद हम फाइल मेन्यू में जाकर इसे सेव कर देते हैं। अब हम नोटपैड पे एक और कोडिंग करेंगे जिसके लिए हम HTML का पेज बनाएंगे और जिस पे हम XML का लिंक देंगे। तो अब हम यहाँ पर कोडिंग टाइप करेंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि हमने हेडिंग हेलो टाइप की है, उसके बाद हमने स्क्रिप्ट टाइप की है, इसके बाद हमने गेट में फाइल का नाम दिया है जो कि हमारी XML फाइल है। अब हम स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देते हैं, उसके बाद हम बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं और सबसे एंड में हम HTML टैग को भी क्लोज कर देते हैं। और इसके बाद हम इसे फाइल मेन्यू में जाकर सेव कर देते हैं। इसका नाम हम देते हैं our html.html। अब हम इसे सेव कर देते हैं और डेस्कटॉप पे जाकर इसका आउटपुट देखते हैं। अब हम डेस्कटॉप पे जाकर फोल्डर ओपन करते हैं और फाइल पर डबल क्लिक करके उसे वेब ब्राउजर में ओपन करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एम्प्लॉयज के नाम अच्छे तरीके से कैटेगराइज हो चुके हैं।